हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीजीएल 2020 टीयर 1 20 अगस्त 2021 सेकंड शिफ्ट। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे हिंदी में। एक्चुअली क्या जो पीडीएफ है इंग्लिश में, उसमें काफी क्वेश्चन कटे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए हिंदी की पीडीएफ में सब कुछ ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको मैं बताता रहूंगा इंग्लिश में कि क्या कुछ कह रहा है। देखो, सबसे पहले है आपको ये सोल्व करना है इक्वेशन। या हिंदी इंग्लिश वालों के दोनों के लिए बराबर है। ये कह रहा है, देखो 15/3 ऑफ 2, तो 3 गुणा 2 गुणा 4 ऊपर है, प्लस 9 भाग में 18 ऑफ 2 गुणा 3 माइनस 4 भाग में 8 गुणा, ये इसको सोल्व करना है। देखो, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, यानी 10 प्लस 9 दूनी 18, 1/4 और 3 ऊपर आपका, यानी यहाँ आ जाएगा 3/4 माइनस 4 दूनी 8, ये गया 1। अब यहाँ पे देखो 10 में से गया 9, 9 प्लस 3/4, यानी आपका आंसर ये आ गया 9 से ही 3/4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कह रहा है कि दो सर्कल हैं आपके, जिसमें एक की रेडियस 18 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 16 सेंटीमीटर है, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और जो उनकी कॉमन कोर्ड है उसकी लंबाई 20 है। देखो, कॉमन कोर्ड इनकी ये होगी, ये यहाँ पे मान लो इनके सेंटर है। यदि मैं इसको मिलाऊंगा यहाँ पे, देखो टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। their common chord, the length of their common chord is 20 centimeter, then find the distance between their centers, यानी ये C1 C2 मान लो। देखो, इसकी रेडियस 18 है, इसकी 16 है। जो कॉमन कोर्ड है उसकी लंबाई आपकी दे रखी है 20। आपको पता होगा जो कॉमन कोर्ड होती है और जो इनको सेंटर से मिलाने वाली लाइन, उसको दो बराबर भागों में तोड़ती है, यानी ये 10 हो जाएगा, ये भी 10, टोटल आपका 20 था। अब देखो, ये आपका 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि सेंटर से कोड पे 90 डिग्री एंगल बनता है। देखो, ये 18 है, ये 10 है। तो यदि मैं पूछूं ये पॉइंट ओ है, तो C1O और हमें निकालना है C2O, और दोनों को जोड़ देना है। तो C1O होगा आपका 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये देखो 18 हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। और C2O होगा 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 18 स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यदि मैं इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी करूँ, या फिर हम ऐसे करें भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 18 और 10 28, और 18 में से 10 गया 8, ये आ गया। और यहाँ पे 16 और 10 26, और यहाँ में इसका रूट आ गया। अब यहाँ से देखो क्या बार आएगा, यहाँ से हो जाएगा 14 दूनी 28 और 8 दूनी 16, तो 16 के नाम का 4 बार आ जाएगा, 4√14। इनको जोड़ना है, प्लस 26 × 6। अब यहाँ पे देखो 26 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 13, और 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 3, यानी 2 वहाँ है 2 वहाँ है। 4 यदि आपका आ गया तो 4 गुना अंदर हो जाएगा। देखो 2 यहाँ से लिया 2 यहाँ से, यहाँ पे 13 बच जाएगा, यहाँ पे 3, यानी 39, और इस 4 के नाम का 2 बार आ जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा 2√39। तो ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको कोई टेबल दे रखी है और इसमें कह रहा है कि 5 संस्थान है, यानी इंस्टीट्यूट है आपके ABCDE, और उसमें विषय दे रखे हैं कला विषय, विज्ञान विषय, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान। अब आपको कह रहा है कि संस्थान CD में मिलाकर विज्ञान का अध्ययन, यानी विज्ञान में C और D का, संस्थान A और E में कंप्यूटर और विज्ञान, यानी A में कंप्यूटर और E में कंप्यूटर, इनसे अनुपात क्या है। देखो इनको जोड़ेंगे, 8 और 6 14, और आपका 4 3 7 और 1 8, यानी 84 आ गया। और यहाँ पे आपका आ गया, जोड़ेंगे 7 5 12, 10 और 1, यानी 112। अब देखो किस पे जा रहा है ये आई थिंक जा रहा है 2 पे, चलो 2 पे लिख देते हैं। 2 पे ये आ गया और 2 पे ये आ गया, फिर 2 पे जा रहा है ये आपका, या फिर 7 पे जा रहा है। देखो डायरेक्ट, या 14 पे जा रहा है, 14 3 42 और 14 चौके 56, यानी 3/4 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABADCBE, ध्यान रखना इसको जल्दबाजी में हम ABCDE पढ़ लेते हैं कई बार। एक वृत्तीय है, यानी एक वृत्त पे लाई कर रहे हैं ये बिंदु। देखो दे रखे हैं, ये A है, ये D है, ये C है, ये B है, और ये E मान लो। अब कह रहा है एंगल AEC, AE और C, यदि मैं इसको मिला दूं तो ये आपका 50 है, और एंगल ABD, यानी A B और D, इसको मिला दूं ये 30 है। तो आपसे पूछा है CBD, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखो, अब यहाँ पे देखो, यदि मैं AC को मिला दूं, देखो ये आपकी क्या है, कोर्ड है, यानी ये एक आपकी जीवा है। और क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, एक ही जीवा आपका सर्कल पे जो एंगल बनाएगी, तो उस सभी एंगल का माप आपका बराबर होगा। यानी यहाँ से ये एंगल 50 है, तो ये पूरा एंगल भी 50 होगा, तो 30 ही है, बच गया कितना 20, यानी वो आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो। मीन्स जो राधा है उसका CP यानी कॉस्ट प्राइस 1680 है। अब वो कह रहा है कि कितना मार्क प्राइस, आपका मार्क प्राइस कितना होना चाहिए ताकि 16% का आपको डिस्काउंट मिलने के बाद भी प्रॉफिट उसका 25% रहे।
तो यानी सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का फॉर्मूला पता है। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 16 यानी ये 84 आ गया, और 100 प्लस प्रॉफिट ये 125 आ गया। अब इसकी वैल्यू 1680 है, यानी इसका किसका गुना है 20 गुना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका 20 गुना कर दो, ये आपका हो गया 250। और नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। यानी भैया आपको सम बताना है किसका, 5, 35, 39 और 65 से डिविजिबल 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अपनी होती है ये, इसको क्या करते हैं हम, इसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं, और फिर जो संख्या हमारी शेष बचती है उसको इसमें से घटा देते हैं। जैसे यदि मैं पूछूं भाई 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी 7 से विभाजित हो, देखो 99 ले लेते हैं हम, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, शेष 1 बच गया। अब 99 में से मैं 1 घटाऊंगा तो आपका 98 वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी 2 अंकों की जो 7 से डिविजिबल होगी, तो 14 से 98। ऐसे इसमें करना है, मुझे 5, 35, 39 और 65 का एलसीएम चाहिए है। देखो मैंने यहाँ 65 ही ले लिया, ये मैं एलसीएम में बताऊंगा, हम ऐसे एक लाइन में भी एलसीएम एचसीएफ सोल्व कर सकते हैं। देखो अब 65 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 5 को डिवाइड करे, आप कहेंगे 5 ही है वो, तो 5 से खुद को डिवाइड कर दो। 65 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 35 को डिवाइड करे, आप कहेंगे 5, कितने पे गया 7 पे। अब 65 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 39 को भी डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे 13, 13 3 39 होंगे, और 65 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 65 को डिवाइड करे वो एक ही 65 ही होगा, तो उसको डिवाइड करेंगे 1 बच गया। अब इनकी गुणा कर दो, 65 गुणा 21, 21 पंजा 105, 10 21 का 126 और 10 136, यानी 1365 आ गया आपका। अब देखो अब इसको डिवाइड कर दो कितने पे जाएगा, ये लगभग जाएगा 13 से 91 और 13 8 104 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 से 91 पे, तो ये गया तो मुझे 35 और 42 और 5 आपका कितना बच गया, तो मुझे 35 3 चाहते 42 3 45 4 13 से 91 और 4 95, घटा दो 4 4 4 और 9, अब जाएगा 13 26 13 3 39, यानी 3 पे, तो 5 ये 15 18 1 19 13 3 39 और 1 40, यानी ये बच गया 14 में से 9 गया आपका 5 बच गया, और यहाँ पे 3 बच गया, यानी इसको मैंने डिवाइड किया तो आपका 354 बच गया। यानी अब देखो वो संख्या क्या है जो इससे डिविजिबल होगी, तो आप कहेंगे 9 9 9 9 5 हो गए, इसमें से आप 354 घटा दो, तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ आपका 4 बच गया, यहाँ 6 बच गया, तो इसके अंकों का योग पूछा है, 9 9 18 18 और 6 24, 24 और 9 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, तो यहाँ पे आपको आइडिया आ गया कि 73 पे जाएगी वो संख्या, तो इसकी डायरेक्ट गुणा कर दो, यही रहेगा उसे। ये कह रहा है पाइप ए एंड बी किसी खाली टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, यानी 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 16 आवर रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाए, पहले पाइप बी को खोला जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम पाइप एंड सिस्टम में करेंगे, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन। देखो ए और बी हैं, ये भरने वाले हैं, ये कह रहा है 10 घंटे में, ये 16 घंटे में। देखो एलसीएम इसका आ गया 80, 10 8 80 16 पंजे 80। अब देखो अब कह रहा है पहले बी को खोला गया, यानी पहले बी को खोला गया, फिर ए को खोला गया, फिर बी को, फिर ए को, और ये कब तक चलता रहा, जब तक आपका फुल नहीं होता था। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि जो आपका टोटल काम है उसमें से देखो इन दोनों का जोड़ घटा दो जो भरने वाले नेट रिजल्ट है, यानी आपका 2 आवर में 13 काम हो रहा है, इसमें से 13 घटा दो, इसमें 7 गया और ये आपका 67 हो गया। अब क्या करो 13 का पार्ट पढ़ो जो 67 पे जाए या इससे आगे जाए, आप कहेंगे 13 6 78, तो यहाँ भी गुणा कर दो, यानी 12 घंटे में आपकी 78 भर गई। अब किसका नंबर आ गया, बी का। बी 1 घंटे में 5 भरता है, लेकिन कैपेसिटी आपकी 80 है, तो 2 और भरना है, तो पूरी देखो 1 घंटे में 5 भरेगा तो 2 कितनी देर में भरेगा, आप कहेंगे 2/5 में, तो 12 सही 2/5 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो उस दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है, यानी एक आपको वाल दे रखी है और उसकी वॉल्यूम 51.2 मीटर क्यूब है, और ये कह रहा है हाइट है वो आपकी ब्रेथ से 10 गुनी है, और उसकी लंबाई यानी जो लेंथ है वो हाइट से 8 गुनी है। तो 100 पर मीटर स्क्वायर की रेट से एक तरफ की दीवार पे, यानी एक ही दीवार पे आपको पेंट करवाना है। देखो दीवार है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है, देखो लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली और हाइट ले ली। अब कह रहा है ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, यानी हाइट है वो उसकी चौड़ाई से, ये ब्रेथ ले ली मैंने, ये मोटाई होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये कह रहा है ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, यानी चौड़ाई में यदि 1 मान लूं तो ऊंचाई आपकी 10 होगी, और लंबाई ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है और लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है, यानी लंबाई 80 होगी आपकी। अब कह रहा है देखो ये मान लो के है, ये के है, ये के है। अब इसकी वॉल्यूम यदि मैं पूछूं आपसे तो इन तीनों को गुणा करेंगे, आप कहेंगे ये आएगी 800 के क्यूब, और इसका एक्चुअल में मान आपको दे रखा है
512 और एक 10 और नीचे लिया, यानी जो के क्यूब है उसका मान हो जाएगा बटे 8000। देखो 8 पे यदि मैं काट दूं तो ये आपका 64 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1000। यानी के का मान देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का, और ये आपका 10 का क्यूब है, तो यानी आपका आ गया ये 4/10 या फिर 0. अब कह रहा है देखो अब उसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई 80 गुणा 4/10 यानी 32, और ये आ गई आपकी 4/10, और जो हाइट है वो आ गई आपकी 4। अब कह रहा है कि 100 मीटर पर मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पे पेंट करना है आपको। देखो जब भी किसी दीवार पे पेंट करेगा तो हमें क्या क्या काम आएगा, मान लो कोई भी कमरे की, मेरे पीछे वाली दीवार ले लो, मोटाई तो काम आएगी नहीं क्योंकि दीवार आपका एक 2D डायग्राम हो जाएगा, इसमें आपकी लंबाई और चौड़ाई काम आएगी, यानी जो आपका जो लेंथ और ब्रेड्थ का है, यानी लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब यहाँ पे हम हाइट से है क्योंकि हाइट हमने ली है, ब्रेड्थ का मतलब है उसकी मोटाई, मोटाई कोई काम नहीं आएगी जब एक दीवार के एरिया की बात करें। तो देखो उसका एरिया हो जाएगा 32 गुणा 4, 32 गुणा 4 होता है आपका 128, और 100 पर मीटर स्क्वायर है, यानी ये मीटर स्क्वायर है, इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो 12,800 चला जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोट थीटा का मान इतना है। देखो कोट थीटा, ये थीटा है, कोट थीटा क्या होता है आपका बेस बटे परपेंडिकुलर, और ये आपका 17 आ गया क्योंकि पता है ट्रिपलेट 8, 15 और 17 होते हैं। अब 1 माइनस कोस थीटा, देखो 1 माइनस कोस थीटा मतलब 1 माइनस 15/17, कोस थीटा क्या होता है इसके बटे ये, इंटू 2 प्लस 2 इंटू कोस थीटा फिर 15/17 अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा 8/17, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 8/17, इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 17 में से 15 गए, 2/17 बच गए यहाँ पे, गुणा 17 दूनी 34 और 15 दूनी 30, अब 34 और 30 आप कहेंगे 64/17, नीचे बच गया 17 दूनी 34, 34 में से आपका 16 गया, यानी कितना बच गया, 34 में से 16 गए 18, 18/17 गुणा 17 एकम 17 और 8 25 बटे, देखो 17 यहाँ भी कट जाएगा, आपका ऊपर बचेगा 2 गुणा 64 और नीचे बचेगा 18 गुणा 25, तो ये 2 9 पे गया, तो 64 बचे 25 निमा 225, ये आपका आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी शॉपकीपर सेल्स टू आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। वह अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल विच gives him 20% प्रॉफिट एंड द सेकंड आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, तो कुल प्रतिशत लाभ हानि याद करो। यानी दुकानदार एक, ये पहली वस्तु है, ये आपकी दूसरी वस्तु है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय, पहले यहाँ से चलो, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% का लाभ मतलब 1/20 क्या होता है 5 से 6, यानी 1/5 होगा, और दूसरी वस्तु को 10% आने पर यानी 10 की 9 पे बेचता है। अब कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी पहली वस्तु का एसपी, देखो पहली वस्तु का एसपी क्या है आपका, ये सीपी है ये एसपी है, यानी पहली वस्तु का एसपी नहीं, ये कह रहा है उल्टा लिखा अपन, यहाँ लिखना था वस्तु, देखो ये पहली वस्तु है ये दूसरी वस्तु है, और यहाँ पे सीपी था और यहाँ पे एसपी था, यानी ये 5 से 6 आया था और ये 10 से 9 आया था। अब कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी पहली वस्तु का आपका सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी दूसरी वस्तु के सीपी के बराबर है। देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर, कोई भी दो संख्या बराबर होती है उनके एलसीएम पे, तो इसको 5 से गुणा कर दो 30 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर दो तो ये आपका ये आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 30, ये आपका आ जाएगा 30 और ये आपका आ जाएगा 27। अब कह रहा है उसको देखो यदि मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो आपका 55 आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो 57 आ गया, यानी उसने दो वस्तुएं 55 की खरीदी और 57 की बेच दी है। उसका लाभ प्रतिशत याद करो क्योंकि लाभ ही होगा, तो लाभ हो गया 2/55 गुणा तो 5 पे 11 और 5 पे 20 यानी 40/11, तो 11 3 33 और 7/11। नेक्स्ट है, ये फिर वही आ गया, कह रहा है ए और बी सी में अमित द्वारा कुल प्राप्त अंक। देखो ऐसा क्वेश्चन जहां पे ये गिवन हो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी एवरेज निकालो या फिर परसेंटेज निकालो तो ये परसेंटेज होती है आपकी, तो इसमें से है ये, ना कि डायरेक्ट 100 में से। कह रहा है ए बी सी में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो अमित का ए बी सी देखो 75, देखो मैं कहूँ भाई 75 में से 64% मिले हैं, ऐसे क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना कि 75 का 64% वही होता है जो 64 का 75% होता है, यानी जिसका आपको परसेंटेज याद हो। देखो 75% क्या होता है, यहाँ पे आप 64% निकालोगे वो नहीं पता, लेकिन 75% पता है 3/4 होता है, तो 64 का 3/4 आप इजिली निकालोगे ये आपका 48 हो जाएगा। ऐसे ही 85 का 65%, सॉरी देखो ये है आपका अमित का पूछा है ना, हाँ 80 का 65%,
आपको 65 का 80% पता है, 80% आपका पता है क्या होता है, 4/5 होता है, तो वहां से निकाल लोगे। अब 100 का 80 तो 100 ही होगा। जैसे यहाँ 150 दे रखा है, तो मान लो मैं क्वेश्चन की बात करूँ, विक्रम का डी ही ले लेते हैं हम। देखो 86%, 150 का 86%, ये निकालना मुश्किल है, जबकि हमें पता है कि 86 का मैं 150% निकाल दूं, 50% 1/2 होता है, 150% 3/2 होगा, तो यानी डायरेक्ट 3/2 करो। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को आपको वहां डील करना है। नेक्स्ट है, देखो कोस थीटा साइन थीटा के बराबर कब होगा, जब आपका जो थीटा है, यानी जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, उनका जोड़ 100, सॉरी उनका जोड़ 90 होगा, प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू, प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 54, यानी आपका बच गया 36, और थीटा आ गया, यानी 3 थीटा 36 आ गया, थीटा आ गया 12। तो आपको बताना है 1/कोट 5 इंटू थीटा, यानी कोट 60, आपको पता है कोट 60 क्या होता है, 1/√3, प्लस सीकेंड 5 थीटा/2, यानी सीकेंड 60/2, यानी सीकेंड ऑफ 30, सीकेंड 30 क्या होता है, ये होता है 2/√3। यहाँ पे आ गया 1 यानी 3/√3, और ये ऊपर चला जाएगा √3 यानी आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 है, यानी जो 60 कर्मचारी हैं उनका जो एवरेज है सैलरी, यानी जो टोटल 60 वर्कर है उनकी एवरेज सैलरी इतनी है, 2 अधिकारियों में से प्रत्येक को 90,000 मिले, यानी इनका एवरेज भी 90,000 हो गया, और 8 जो सुपरवाइजर हैं उनका जो एवरेज है वो 65,000 है। तो बच गए 6, यानी देखो 60 थे 10 ये हो गए, तो बच गए 50, उनका एवरेज बताओ कितना हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि हम नेट डेविएशन जाएंगे तो इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसको फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस लेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको डायरेक्टली सोल्व करो। भाई देखो 60 का एवरेज ये है, सम कितना हो जाएगा, यदि मैं कहूँ 3 जीरो और 54 5 और 54 और 5 59 और 4 और 5 17। अब यहाँ देखो इसकी गुणा कर दो, ये आ गया आपका 180, 90,000 है ना, हाँ 1,80,000, ये आपका आ गया 0 0 0 8 5 40, 4 8 6 48 और 4 52। जब मैं इनको जोड़ूंगा 0 0 0 0, यानी 4 जीरो आ गए, 8 और 2 10, 5 और 6 1 7, यानी 7 लाख आ गए। 1794 में से 7 लाख घटा दो, यानी 10,94,000 आ जाएंगे, और इसको 50 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 44, 5 पे 40, 5 अठे 40, यानी कि 780 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, टेबल वाला है, सभी 5 विषयों में अनुज द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करो, यानी अमित नहीं, अनुज, अनुज का है ये वाला। देखो 75 में से 80, यानी 80 निकालो, या फिर 80 का 75%, 3/4 होगा, यानी 60 आ गया ये। ऐसे ही 80 में से 55%, 80 पता है 4/5 होता है, तो ये 44 हो जाएगा। 100 में से 68 है, ये 68 हो जाएगा। अब इसमें से 50 में से, यानी 66 का 50% निकालो, तो ये आपका 33 हो जाएगा। 150% होता है आपका 3/2। देखो 150 का 84% वही होगा जो 84 का 150% होगा, तो 3/2, तो 2 पे 42 42 दिया, और ये आपका आ गया 126। अब इनको जोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, पी और क्यू क्रम से त्रिभुज एबीसी की भुजा, यानी ए बी और सी है, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और बी सी, ये पी है ये क्यू है। त्रिभुज बी पर अच्छा समकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। देखो हिंदी में थोड़ा लेट समझ में आता है मुझे भी। बिंदु पी एंड क्यू क्रमशः भुजा एबीसी की भुजा ए बी और बी सी पर स्थित है, त्रिकोण बी पर समकोण है, यानी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, बी पर समकोण है ना, तो बी पे राइट एंगल है, यानी ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल आपकी बी पे। अब कह रहा है साइड ए बी और बी सी पर आपके 2 पॉइंट है, ये पी है ये क्यू है। अब कह रहा है ए क्यू, यानी ये वाला 11 है, पी सी यानी इसको मिला देंगे ये वाला 8 है, और ए सी ये 13 है। तो आपसे पूछा गया है पी क्यू, यानी इसका मान। तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी का कि आपका ए सी स्क्र प्लस पी क्यू स्क्र वो बराबर होता है ए क्यू स्क्र प्लस पी सी स्क्र। अब इसमें रख दो, देखो ए सी स्क्र 13 का स्क्र 169 प्लस पी क्यू स्क्र इक्वल टू ए क्यू स्क्र 11 का स्क्र 121 प्लस पी सी का स्क्र इक्वल टू 64, यानी 4 4 और 1 5 और 12 और 6 18, इसमें से 169 घटा दो तो 15 में से 9 गया, आपका आ गया 121, यानी 15 में से 9 गया 169, 11 का स्क्वायर 121, 8 का 64, 4 और 1 5, 12 और 6 18, तो 13 का 169, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, यानी 16 बच गया। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, पी क्यू आ गया आपका 4, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा का मान क्या होगा। देखो cos cos दे रखा है हमें, तो आप थीटा का मान रख के देखो कोई भी,
मतलब थीटा 30 45 60 जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो थीटा कोस 1/2 - 5, यानी थीटा को यदि मैं 60 रखूँ तो 2 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, -5 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, और प्लस ये आपका -4/2 हो जाएगा, +2, यानी आपका 0 आ जाएगा। अदरवाइज इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा +2 इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हो आप, -4 cos थीटा -cos थीटा +2 इक्वल टू 0। अब 2 cos थीटा कॉमन ले लिया तो cos थीटा -2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, cos थीटा -2, यहाँ से 2 cos थीटा -1 और cos थीटा -2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होता है, तो इसको छोड़ दो, तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा 1/2, और ये आपका होता है 60 डिग्री पे, या वैल्यू रख दो, ऐसे निकाल दो। और सीकेंड 60, यानी सीकेंड 60 का आपका मान होता है 2 प्लस टेंजेंट 60 का मान होता है √3, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जो सबसे छोटा एंगल है और जो सबसे बड़ा एंगल है उससे 50 कम है। देखो, मान लो बीच वाला एंगल आपका x है, ये मान लो x - p है, ये मान लो x + p है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा, तो x - p + x + p = 180 है, इससे ये कट गया, तो 3x 180 है, तो x आ गया 60, यानी ये 60 आ गया। अब 60, देखो अब एक और दे रखा है, हमें पी और निकालना है। ये कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 कम है, यानी x + p में से मैं x - p घटा दूंगा, तो -x + p, ये आपका 50 है, तो x से x कट गया, 2p 50 आ गया, p आ गया 25, यानी ये 60 है, ये 85 है, और इसमें से 25 गया, आपका बच गया 35, ये 35 है। तो क्या पूछ रखा है, सबसे बड़ा कोण, तो ये आपका 80। नेक्स्ट है, देखो √x - 1/√x 7 है, तो x² जमा 1/x² का मान होता है। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो x रूट में गिवन ऑलरेडी, यानी x + 1/x, इसका स्क्वायर +2, यानी आपका आ गया 9। फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर -2, 81 में से 2 गया 79, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो, तो x - y का, देखो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो आपका आ जाएगा x² + y², और xy उस साइड चला जाएगा, 2xy, यानी हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, x² + y² - 2xy, ये 0 हो गया, और x - y का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे x² + y² - 2xy होगा, और इसका मान 0 है, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, और x - y भी क्या हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे x = y = 1 रख दो, देखो 1/1 1, 1/1 1 2, और यहाँ पे 1 - 1। नेक्स्ट है, ठीक है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है। यानी एक आपकी बोट है, वो धारा के विपरीत, यानी आपका अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में यानी डाउनस्ट्रीम 7.5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट्स में कवर करती है। यदि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी यानी डाउनस्ट्रीम 5 किलोमीटर और अपस्ट्रीम 2.5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर सकती है। धारा की दिशा में यानी डाउनस्ट्रीम 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो, ये कह रहा है धारा के विपरीत, यानी मैं बात करूं भाई 5 किलोमीटर है, अब धारा के विपरीत मैंने अपस्ट्रीम यू मान लिया, आपका अपस्ट्रीम की स्पीड यानी धारा के विरुद्ध, जो आपका होता है x - y जो हम मानते हैं, और d आपका धारा के साथ यानी डाउनस्ट्रीम। देखो 5 किलोमीटर है, अब धारा के विपरीत, ये आपकी दूरी है, दूरी बटे स्पीड आपका क्या जाएगा, टाइम, यानी विपरीत दिशा में, तो ये अपस्ट्रीम है, प्लस धारा के साथ यानी 15/2 धारा के साथ यानी डाउनस्ट्रीम। अब इसने 45 मिनट ली, देखो आंसर आपको मिनट में दे रखा है, तो इसको घंटे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है धारा की दिशा में 5 किलोमीटर यानी डाउनस्ट्रीम फिर 5 किलोमीटर, और धारा के विपरीत 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये दूरी तय करने में उसने 25 मिनट ली। अब कह रहा है धारा की दिशा में, यानी मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए है 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पे देखो दूरी किलोमीटर में है और समय मिनट में, यानी जो आपकी स्पीड आएगी वो आएगी किलोमीटर पर मिनट। अब देखो मुझे डी चाहिए है, तो उसके लिए मैं यू को मुझे काटना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर दूंगा और बड़े वाली पहले वाली इक्वेशन में घटा दूंगा, तो आपका हो जाएगा, देखो 2 से गुणा करते ये 5 हो गया गया, जब इसको मैंने 2 से गुणा किया तो ये आपका 10/d हो गया, यानी 10/d हो गया, लेकिन वहां 2d है, तो मैं 2 से और गुणा करूंगा तो ये हमारा 20/2d हो जाएगा, ताकि हम कैलकुलेशन इजी करें। ये आपका 50 हो गया। देखो अब इस इक्वेशन में से उसको घटा दो,
तो देखो नीचे 2d बराबर है, 20 में से 15 गया 5, 5/2d आपका 5 बच गया, यानी 45 में से इसमें गया, ये बच गया। अब यहाँ पे देखो 45, 50 में से 45 गया 5, और यहाँ पे आ गया 20 में से 15 गए 5, 5/2d इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ से इससे ये कट गया, आपका जो d है वो आ जाएगा 1/2, d का मान 1/2 आ गया। अब कह रहा धारा की दिशा में, यानी दूरी आपकी 6 किलोमीटर है और धारा की दिशा में यानी अपस्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड 1/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, यानी आपका आंसर। और क्योंकि हमारी जो टाइम है वो मिनट में ही था ऑलरेडी, तो ये मिनट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ये बटे ये इज इक्वल टू ये, तो इसका मान बताओ। अपन √7x³ माइनस 2√y³ अपॉन 2√7x - √2y। देखो यहाँ पे ये a³ माइनस b³ है। अब a³ माइनस b³ क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b, यानी ये कट जाएगा कहीं ना कहीं, ये a है ये b है, और आपका बचेगा a² जमा b² जमा ab, यानी a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होगा a माइनस b, a² जमा b² जमा ab। अब देखो a माइनस बी ये कट जाएगा, यानी ये हमारा एक टाइप से a ही है जो फॉर्मूले में है, ऊपर सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो। देखो इसका स्क्वायर करूंगा मैं, 2 दूनी 4 और 4 से 28, यानी 28x² प्लस 2y² प्लस, अब देखो 2√14xy, और ये आपका बराबर दे रखा है ax² प्लस by² माइनस cxy, यानी a का मान 28 आ गया, b का मान 2 आ गया, और c का मान आपका माइनस, देखो √14c है और यहाँ पे आ गया माइनस, सॉरी ये cxy है, यानी ये तो निकालना है हमें। देखो a का मान आ गया आपका 28, b का मान आ गया 2, और c का मान आ गया आपका माइनस 2√14। अब इसमें रखो a का मान 28, b का 2, यानी 30 हो गया, माइनस √14 इंटू 2√14, यानी माइनस का 2√14, यानी 30 प्लस, देखो ये प्लस हो जाएगा और 14 से आपका 1/14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 30 और 28 आ गया 58। नेक्स्ट है, ये वाला भी क्वेश्चन बढ़िया आपका। भाई किसी गांव की जनसंख्या 15,280 है, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि, तो जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच में अंतर ज्ञात करो। देखो इसमें हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, भाई इसका 25% इतना हो गया, जैसे मैं कहूँ 28 था, 15,280, 8, 4, 1 और 3, यानी 3,148 आपका इंक्रीज हुई है। देखो 25%, इसका 25% निकालेंगे, इसका फिर 15% निकालेंगे, और बीच में इसको रख देंगे, तो फिर आपका मेल और फीमेल की रेशो आ जाएगी। लेकिन सोच के देखो, इसका 15% निकालना, 25% निकालना, फिर घटाना टाइम टेकिंग होगा, तो हम आपको सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो बता रहा हूँ। देखो आपका कह रहा है भाई मेल और फीमेल है, भाई आपका टोटल है वो 3,148 बढ़ा है, यदि मैं बात करूँ मेल है वो 25% बड़े हैं, फीमेल है वो 15% बड़ी है। मुझे ये बताओ, देखो इसको इसमें तोड़ दो, यानी 15% प्लस 10%, देखो टोटल जनसंख्या तो आपकी बराबर है, मतलब टोटल जनसंख्या तो वही रहेगी। यदि मैं कहूँ कि भाई फीमेल का 15% और मेल का 15%, यानी आपका सिर्फ 15% ही बढ़ा होता, तो कितना बढ़ना था, यानी 15,280 का 15%, आप कहेंगे 3/20, और ये आ गया 2 से 14, 2 छके 12, 2 चौके, अब 4 3 12 और 6 18 और 19, 7 21 और 1 22, यानी 2292 ही बढ़नी थी। देखो ये मेल थे ये फीमेल थी, इसका 15% इसका 15%, यानी टोटल आपका मेल प्लस फीमेल का 15% बढ़ता टोटल जोड़ के, क्योंकि बड़ा तो टोटल में से है, तो आप कहेंगे भाई 2292 ही बड़ा है, लेकिन डिफरेंस आपका टोटल लेकिन बड़ा 3148 है। वो क्यों बड़ा है, क्योंकि मेल का 10% और बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो इनका डिफरेंस होगा, देखो इनका डिफरेंस लो, 8 में से 2 गया 6, 14 में से 9 गया 5, और आपका 10 में से 2 गया 8, यानी 856, यानी जो मेल का 10% है वो 856 है, तो मेल का जो 100% होगा वो कहेंगे आप 8,560 हो गया। तो ये आपका मेल की पॉपुलेशन आ गई। कह रहा वर्तमान जनसंख्या इतनी थी। अब वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर, यानी मेल ये आ गई। अब 15,280 में से 8,560 घटा दूंगा, 0 2 और 12 में से 5 गया 7, और आपका आ गया ये 6 6,720, यानी इसमें से 6,720 घटाओ तो आपका 0 4 8 और 1, ये आपका आंसर। इसको हम डिटेल में और 10-15 क्वेश्चनों के साथ हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज में, भाई कहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये कह रहा है 30,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 से 2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, और आपका जो रेट 15% है और टाइम है 2 से 2/3 साल। देखो पहले साल 15% लगेगा, दूसरे साल फिर 15% लगेगा, और तीसरे साल आपका क्या है, देखो पूरा साल नहीं है, यानी पूरे साल का ब्याज आपका
15% है, तो 2/3 साल बच गया, उसका ब्याज क्या होगा, तो इसको गुणा कर दो, यानी ये 10% है, तो सोल्व कर लो। देखो 30,000 का 15% यानी 4500, फिर 15% 4500, फिर 10% 3000, 4500 का 15% यानी 15×5 = 75, 7, 1500 के 60 यानी 675। अब देखो, अब ये है 9000, 9000 का आपका 10% यानी 900, और 6 इसका आ गया 67.5। अब इनको जोड़ोगे, देखो जोड़ दो, यानी 675, 900 और 67.5, ये 5 आ गया, 7 और 5 12 आ गया। अब 6 और 7 13 और 10 23 और 1 24 आ गया, 2 4 4 8, 8 और 3 11 और 2 13, यानी नहीं क्या छोड़ गया, अच्छा बीच में ये रह गया, 9 और 6 15, नहीं ये जोड़ दिया क्या, देखो ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, 6 7 13 और 1 14, एक हासिल आ गई, 9 और 6 15, 15 और 5 15 और 10 25 और 1 26, 2 आगे, 4 4 8, 8 और 3 11 और 2 13, यानी 13,642.5 ये आपका आंसर है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप रेट लगा लो, देखो 15 15 और 10, यानी कंबाइंड आपको रेट का पता होगा। देखो पहले 15 15 को ले लूँ मैं, यानी आपका आ जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 तो ये 30 आ गया, और यहाँ से 2.25 यानी 32.25, आप 10 को ले लो, प्लस 32.25 गुना 10/100, देखो ये हो गया आपका 42.25, और प्लस यहाँ पे आ गया 3.225, जोड़ दो 5 7 4 5 4, यानी 45,400, 475%। अब 3 से इसको गुणा कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्योंकि हमें 3 के बाद 0 0 है, तो 0 0 पॉइंट को हटा देंगे, तो हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। 5 15, 21 और 1 22, और 4 12 और 2 14, उसके बाद 5 15 और 1 16, और 4 12 और 1 13, यानी 13 64 25, देखो कहाँ है, 13 64 25, ये वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट है, तालिका दे रखी है 50 व्यक्तियों की दैनिक आय को दर्शाती है। देखो 200 से कम 12 है, 200 से 250 आपके 14 आ गए, अब 250 से 300 आपके 8 आ गए, यानी ये क्वेश्चन हर उसमें दे रखा है, पिछले में भी था शायद। 300 से 350 आपके 6 आ गए, और 350 से 400 इसमें से घटा दो 10 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है, 250 या अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। टोटल आपके 50 हैं, ये कह रहा है, ये कह रहा है 250 या अधिक, यानी 250 या अधिक आपके यहाँ है, यानी ये आगे 8 6 14 और 10 24, यानी 24 50 में से गुणा 100, तो ये आपका आ गया 48%। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो इंग्लिश वालों को आज काफी प्रॉब्लम हुई होगी पढ़ने में। ये कह रहा है ए और बी की जो मासिक आय है, यानी जो मंथली इनकम है, ए और बी है, उसका अनुपात 4:5 है, यानी इनकम ये है, और वह खर्चा यानी एक्सपेंडिचर वो इस अनुपात में है। अब कह रहा है ए की आय यानी इनकम ऑफ ए बी के खर्चे के बराबर है, यानी इसके बराबर है, तो ए और बी की बचत यानी सेविंग बतानी है। देखो इसको बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5, 10 में से 8 गया, यानी 5:2, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हिंदी मीडियम वालों की आई थिंक प्रॉब्लम दूर हो गई होगी कि हिंदी में नहीं आता पेपर, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि इंग्लिश में नहीं है।